जय हिंद देवियों एंड सज्जनों, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? कंफर्म कर दो एक बार। एम आई ऑडिबल? आपके सामने 5 करोड़ का सवाल है और 5 करोड़ का सवाल ये है कि इनका नाम बताइए। इनका नाम क्या है? बताइए जी। मैंने सुना है लालू जी चल वैसे। सही सुना है क्या? है जी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास इजी है, टफ नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपको हर चीज का आइडिया है। दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके अंडर जो आपकी कैबिनेट आती है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अपने रीजनिंग में क्वेश्चन भी किया था, याद है? एक रीजनिंग में एक उसका क्वेश्चन था आपके वेन डायग्राम का। और वेन डायग्राम में क्वेश्चन था कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है और मिनिस्टर है, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, है ना। तो उसका आंसर क्या था? ये था, ये वाला उसका आंसर था, है ना। ये बाहर वाला तो क्या हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अंदर वाला क्या हो गया कैबिनेट, और उससे अंदर वाला क्या हो गया आपका मिनिस्टर। ये क्या हो गया मिनिस्टर। रीजन क्या है? देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये सबसे बड़ी मिनिस्टर है, मतलब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है। जितने भी आपके मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं अपने, ये प्रधानमंत्री जी, सॉरी पीएम जी, ठीक है जी। पीएम जी जितने भी आपके अपॉइंट करेंगे, ओके, प्रधानमंत्री जी जितने भी अपॉइंट करेंगे उसी के अंडर क्या आते हैं आपकी एक स्पेशल टाइप की और ग्रुपिंग होती है जो इनके क्लोज होती है ना। उसमें आ जाते हैं आपकी कैबिनेट। अब वो भी देखो सारे मिनिस्टर ही है ना, आते तो इसी के अंडर है। और इसी के अंडर क्या आते हैं आपके मिनिस्टर आते हैं, सीएम के अंडर क्या आते हैं आपके मिनिस्टर आते हैं। तो इसीलिए ये वेन डायग्राम आपका बना। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो भाई सबको पता होगा क्या होता है। अभी तक तो आप पूरी तरीके से मूवी समझ गए होंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, आज अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं एंड कैबिनेट कर रहे हैं। कल से अपना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज पार्लियामेंट। और जैसे पार्लियामेंट खत्म होगा ऐसा समझ लेना अपना 60 से 70% सिलेबस हो चुका है पॉलिटी का। इतना इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट आपका। पार्लियामेंट प्लस आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है ना। पार्लियामेंट आ गया तो स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह, ये गवर्नर वगैरह, प्रेसिडेंट आ गया तो गवर्नर कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है ना। एक एक दिन के चैप्टर रहते हैं फिर। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं, तो फोकस करना, ठीक है। पार्लियामेंट का बोल रहा हूं मैं। आज वाली क्लास उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ माइनर चीजें इन क्लासेस से भी पूछ सकता है और पूछा भी है। ओके, तो देखो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं आपकी, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसको कौन आपके अपॉइंट करता है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसको अपॉइंट कौन करता है भाई? अपॉइंट करता है आपके प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? ये आपकी किसकी एडवाइस लेता है? ये पूछता है कि भाई किस किस को करना है। ये करता है आपके पीएम, पीएम की एडवाइस पे। देखो सीन ऐसा है, सी देखो ऐसा है, आपने क्रिकेट देखा होगा, है ना। प्रेसिडेंट मान लो भाई बीसीसीआई है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है आपका भाई? बीसीसीआई है। अब बीसीसीआई क्या करता है, आपके जो भी कैप्टन होता है उसको क्या बनाता है, अपॉइंट करता है कि किसको कैप्टन बनाना है। जैसे अभी किसको बना दिया, सूर्य कुमार यादव को बना दिया, है ना।
सूर्य कुमार यादव को बना दिया, स्काई को बना दिया। ठीक है, ये बन गया कैप्टन। अब इस कैप्टन की भी एडवाइस ली जाती है कि भाई इसको टीम में लेना है या नहीं लेना है। तो ये क्या करता है, आपके बीसीसीआई को फिर क्या देता है, एडवाइस देता है कि इनको टीम में ले लो। और ये बीसीसीआई फिर क्या करता है, आपके बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपॉइंट करता है। यही सेम चीज यहाँ पे है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो गया, सबसे पहले प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा, आपके पीएम को करेगा। वो अपन पढ़ चुके हैं कैसे अपॉइंट होता है कैसे नहीं होता है। अब पीएम फिर क्या करता है, इसको एडवाइस देता है कि भाई मेरे को प्लेयर्स चाहिए, अकेला मैं क्या ही करूंगा, है ना, अकेले मेरे से ना होगा। तो ये क्या करता है, आपके इसको प्लेयर्स को क्या करता है, मतलब जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं उसकी जो पूरी टीम बनती है उसको बोलते हैं अपन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर सारे जितने भी मिनिस्टर अपॉइंट करता है ना, भी जितने भी करता है वो सारे इसके अंडर आ जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, यही आपकी क्या है भाई, रियल एग्जीक्यूटिव है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एग्जीक्यूटिव यही है। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि इसी के पास आपकी जितने भी लागू करने की चीजें हैं, लॉ बनाने की पावर है, वो सारी पावर इसी के पास है। पावर भाई इसी के हाथ में। क्योंकि देखो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसका लीडर कौन होगा, आप सबको पता है पीएम होगा। लीडर कौन होगा भाई, पीएम होगा। अब जो पीएम है इन सबसे डिस्कस करेगा, ये डिस्कस करके जो भी ये फाइनल डिसीजन लेंगे वही क्या कहते हैं, ये प्रेसिडेंट को कहते हैं। और प्रेसिडेंट उसी को क्या करता है, आगे जाके आपके लागू करता है। ठीक है ना। अब ये जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये आपको दो आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा, एक आर्टिकल 74, एक आर्टिकल 75 और एक आर्टिकल आपका 77। तीन आर्टिकल, मैक्सिमम तीन आर्टिकल मान सकते हो आप, आर्टिकल 77। अब ये 74 है, ये 75 है ना, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान से सुन लेना। ओके, आर्टिकल 74 देखो क्या कहता है, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि ये क्या बताता है आपके कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए जो कि आपकी क्या करेगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, एड करेगी, मतलब उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, एक्चुअल में मैं बता चुका हूं कि ये क्या है, यही आपकी रियल एग्जीक्यूटिव है, यही डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो आपकी प्रेसिडेंट को क्या करती है, एज ए मीडियम यूज करती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट मतलब कुछ नहीं है भाई, ये आपका हाथ में बजाने वाला झुनझुना है। ठीक है ना। तो आज के बाद प्रेसिडेंट को क्या कहेंगे, अपन झुनझुना कहेंगे। ओके, तो ये क्या है भाई, झुनझुना है, जो कौन बजाते हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बजाते हैं या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर बजाता है। ओके, एडवाइस गिवन बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्टेटमेंट में आ जाएगा। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लिया, लीडर कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये है पीएम। इन सब ने कोई डिसीजन लिया, ठीक, इन सब ने मान लीजिए डिसीजन ले लिया कि अपन क्या करेंगे कि भारत में लागू कर देंगे कि आज की रात के 12 बजे के बाद में आधा खाना बंद, सब आधा खाना खाएंगे, सब डाइट पे रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या कहती है भाई, प्रेसिडेंट को फिर बोलेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसको लागू कर देगा। प्रेसिडेंट क्या है, अगेन एक झुंझुना है जो आपका क्या करेगा, लागू करेगा। अब जैसे लागू किया, ये जितने भी इनके बीच में जो डिस्कशन होते हैं, जो भी होती है, ये आपके कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं की जा सकती है। ये आपकी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं की जा सकती है। ये जो भी इसको एडवाइस देगा, इसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 74 ध्यान रखना, ये आपकी पहली बात हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्टैब्लिश करता है, दूसरा बताता है कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप चैलेंज तो नहीं कर सकते हैं, बट ये जो प्रेसिडेंट है, एक चीज देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दी, क्या दी भाई, एडवाइस दी। ठीक, एडवाइस किसको दी, प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को मान लो वो पसंद नहीं आया, प्रेसिडेंट ने कहा नहीं भैया पसंद नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। आ रही है ना, ठीक है। रिफ्रेश करो ब्रजेश, आप ब्रजेश जी को मैसेज कर दो भाई कि रिफ्रेश करो। ठीक है, तो अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या दी, एडवाइस दी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को मान लो वो पसंद नहीं है, तो प्रेसिडेंट उसको मना तो नहीं कर सकता, बट एक काम कर सकता है, ये क्या कर सकता है, एक काम कर सकता है,
यार इश्यू आपकी साइड ही है ना, चेक करो यार। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी और प्रेसिडेंट को भाई पसंद नहीं आई, वो मना तो नहीं कर सकता, बट एक काम कर सकता है, क्या कर सकता है, ये ना इस चीज को वापस कह सकता है कि एक बार रिकंसिडर कर लो, इसको क्या कर लो, रिकंसिडर कर लो। अब रिकंसिडर करने के बाद में जो भी ये डिसीजन लेंगे वापस ये जो प्रेसिडेंट को देते हैं, वापस यहां से क्या देते हैं, वापस देते हैं। तो अब ये वापस नहीं कह सकता है कि भाई इसको रिकंसिडर करो, वापस नहीं कह सकता है, ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी आपके प्रेसिडेंट को कहते हैं वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मानेगा नहीं, जो मैंने आपको पहले केसेस बनाए थे, मैंने आर्टिकल 143 के अंदर आपको बताया था कि प्रेसिडेंट क्या लेता है, आपकी एडवाइस लेता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीजीआई इन केस ऑफ एनी लॉ, एंड वो बाइंडिंग नहीं है, वो माने तो माने, ना माने तो नहीं माने, बट यहां इसको मानना ही पड़ेगा। समझ गए। फिर आता है आपका आर्टिकल 75। ओके, आर्टिकल 75 देखो क्या कहता है, आर्टिकल 75 टेल्स अबाउट दी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर्स, देयर टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज, अलाउंसेस। आगे जितनी भी आपकी चीजें हैं ना, जो जो चीजें होनी चाहिए उनकी, अपॉइंटमेंट हो गई, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये वो सारी चीजें क्या आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है। कुल मिला के 74 स्टेब्लिश करता है, 75 फर्दर डिस्कस करता है कि किसकी क्या सैलरी होगी, कितना टाइम पीरियड होगा, टेन्योर कितना होगा, अपॉइंटमेंट कितना होगा, इन सब के बारे में क्या करता है, डिस्कस करता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब ना इसी आर्टिकल से रिलेटेड अब एक चीज तो पहले अपॉइंटमेंट के बारे में सुन लो। अपॉइंटमेंट, अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करता हूं, अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करता हूं इनकी, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पीएम को अपॉइंट कौन करता है, आपके पीएम को करता है भाई प्रेसिडेंट। अब पीएम को अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने, पीएम को अपॉइंट कर दिया। अब पीएम फिर क्या देता है, इसको एडवाइस देता है, और इसी की एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करता है, जितने भी आपके मिनिस्टर है ना जो पीएम चाहता है, उन सबको क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो कुल मिला के सारा अपॉइंटमेंट का काम भाई किसका है, प्रेसिडेंट का ही है। पर प्रेसिडेंट क्या है भाई, ऐसे समझ लो उसके कंधे पे रख के, बंदूक रख के गोली चलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो कंपोजिशन है एक्चुअल में आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन की कितने मिनिस्टर होंगे, इससे रिलेटेड आपका एक बहुत बड़ा क्या आया था, अमेंडमेंट आया था, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और वो अमेंडमेंट कौन सा है, ये अमेंडमेंट आपका 91st CAA 2003। इसने क्या कहा भाई कि अब देखो, यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा पहले मेंशन नहीं था, मतलब मेंशन था बट क्लियरली इतना नहीं था कि कितने मेंबर होने चाहिए, इतने मेंबर होने चाहिए। पहला ऐसा सीन था कि भाई आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, उसमें मेंबर्स होने चाहिए। तो ऐसे अब एक चीज आप सुन के देखो, अभी जैसे गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, कौन नहीं चाहता कि भाई मैं मिनिस्टर ना बनूं, कौन नहीं चाहता, हर कोई मिनिस्टर बनना चाहता है। तो अब पीएम पे क्या आ जाता है भाई, प्रेशर आ जाता है कि भाई उसको मिनिस्टर नहीं बनाया तो वो मुंह रूठ जाएगा, उसको नहीं बनाया तो वो रूठ जाएगा, जैसे अभी सीन था गठबंधन की सरकार बनी तो, है ना। तो वो सीन रहता है, तो इसका मतलब तो फिर तो पीएम सबको बना देता है अपना फायदा देखने के लिए। वो क्या कर देगा, सबको ही भाई बना देगा, कोई ना कोई मिनिस्ट्री दे देगा, है ना। मिनिस्ट्री तो भाई हजारों बना सकते हैं, चाहो उतनी बना लो। मैंने बना दी मिनिस्ट्री, आपके नाली की मिनिस्ट्री बना दी, तो मिनिस्ट्री तो हजारों बनाई जा सकती है। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट आपका लाया गया है कि एक मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वही रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सॉरी, उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ से ज्यादा आपके लोग नहीं होने चाहिए। तो इसने क्या बोला कि जितने भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर होंगे, मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपके ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 15% ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो ये वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे लोकसभा है ना कि राज्यसभा है, ना कि आपके बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है।
इन वर्डिंग्स में क्या करता है, आपको एग्जाम फंसाता है। अब ये जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दो में तो 10% लिखा था, दो में क्या लिखा था, एक में लिखा था लोकसभा, एक में लिखा था राज्यसभा। तो वहां पे बच्चे मेजरली कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आप इतना डिटेल में देखते नहीं उस चीजों को। तो ध्यान रखना, ये 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे देखो अभी आपकी स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की, अभी है 550, पहले 552 थी, दो आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। जो एंग्लो इंडियंस थे वो वाली दो आपकी क्या कर दी है, कम कर दिया। अब इसका 15% ही हो सकता है। 15% देखो इसका कितना होगा, कितना होगा भाई 15%, जीरो से जीरो, 3 टाइम, 2 टाइम, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16 डिवाइडेड बाई 2, ये समथिंग अराउंड होगा आपके 82 के अराउंड, 82 या 83। मतलब इतने मिनिस्टर हो सकते हैं आपके भाई टोटल, इतने मिनिस्टर हो सकते हैं आपके टोटल, ठीक है ना। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। ओके जी। अब इसी अमेंडमेंट ने एक और चीज आपकी क्या की, पुटअप की। अगर आपका कोई भी मेंबर है ना, ईदर हाउस। अब पहली चीज ये ध्यान रखना, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये कोई सा भी हाउस का बन सकता है, जरूरी नहीं है आपका लोकसभा का ही हो, ये राज्यसभा का ही बन सकता है, ठीक है। मेंबर कुड बी ऑफ राज्यसभा, कैन बी फ्रॉम ईदर हाउस, कोई से भी हाउस से हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है कि तेरे को लोकसभा में ही आना पड़ेगा। इसी अमेंडमेंट ने एक चीज और पुटअप की आपकी, कि अगर कोई जो आपका मेंबर है ना, मिनिस्टर मान लो, मेंबर मान लो, जो क्या मानने वाला आपका मिनिस्टर बनने वाला है, अगर कोई मेंबर है, इफ ए मेंबर, चाहे वो कोई सा भी हाउस का हो, ईदर हाउस, अगर उसको क्या किया गया भाई, आपकी डिस्क्वालीफाई, इनके खिलाफ कुछ करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डर नहीं करता है, वो जो करता है ना, उसको डिफेक्शन के अकॉर्डिंग, एक डिफेक्शन लॉ होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, आपकी कोर्ट से जो पार्लियामेंट होता है उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई मेंबर है जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो आपका मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ठीक। ईदर हाउस इफ डिस्क्वालीफाइड, अगर डिस्क्वालीफाइड है डिफेक्शन के बेसिस पे, तो वो क्या नहीं बनेगा, कैन नॉट बी मेंबर, कैन नॉट बी, कैन नॉट बिकम मिनिस्टर। ये भी इसी आपके प्रोविजन ने क्या किया, ऐड किया, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, क्लियर। अब इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, ये जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनका टेन्योर कितना होता है, इनका टेन्योर होता है भाई, दे एंजॉय अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अंटिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब इनको क्या कर सकता है, हटा सकता है। बट प्रेसिडेंट खुद से नहीं करेगा वो अगेन काम, वो कौन कहेगा आपका, कहेगा तो भाई या तो आपका पीएम कहेगा, या वो खुद छोड़ देगा, है ना। या तो वो खुद छोड़ देगा या पीएम कहेगा। तो जब तक आपका प्रेसिडेंट आएगा तब तक उसका क्या रहेगा भाई, टेन्योर रहेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली आपके क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली, ये होते हैं कलेक्टिवली टू दी लोकसभा, ना कि राज्यसभा। लोकसभा के क्या होते हैं, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है, तभी तो यहाँ पे मेंबर आपके लोकसभा के लिए गए, ठीक है ना। अब देखो, अगर किसी को मिनिस्टर बनना है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जैसे आपने ये चीजें पहले भी पढ़ी है यार, जैसे मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर वाले में बताया था, अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर वो दोनों हाउसेस का नहीं है और प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उसको अपॉइंट कर दिया, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होता था, इधर ऑफ द हाउस का क्या बनना पड़ता था, मेंबर बनना पड़ता था। सेम चीज यहाँ अप्लाई करती है। अगर किसी को मिनिस्टर बनना है, अगर किसी को मिनिस्टर बनना है, इफ नॉट मेंबर, अगर वो मेंबर नहीं है, तो उसके पास कितना टाइम है, 6 मंथ्स है, 6 महीने है भाई। 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या बनना पड़ेगा, आपके ईदर हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, ईदर हाउस, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दी है, इनको रीड कर लेना, वही सब चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए।
आर्टिकल 77 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 77 टॉक्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें आपके ये बोला गया है कि जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट के, वो किसके नाम पे लिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे। सबको पता है भाई। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी काम करोगे भाई, किसी को चमेट मारो, किसी को कुछ करो, नाम आएगा भाई प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही चीज है यार, बस कुल मिला के इतना ध्यान रखो, जो भी नाम काम होगा वो किसके नाम होगा? वो होगा अपने झुंझुने के नाम। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 78। इसमें आती है ड्यूटीज ऑफ द पीएम। ठीक, आपकी पीएम की क्या क्या ड्यूटीज है? अब आप सबको पता है यार पीएम की क्या क्या ड्यूटीज हो। वो क्या करता है, आपके जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखता है। और कम्युनिकेशन मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। अब कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, उसी से आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। कोई लो आपको प्रपोज करनी है तो वो भी इसी से करते हैं। तो पीएम आपका कुल मिला के क्या है? लीडर है, लीडर ऑफ सीओएम। तो सीओएम का लीडर है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? वो काम करेगा। कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर। चलिए जी। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लेना, एक चीज मिस हो गई है, यहां लिख देता हूं। आर्टिकल 88 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। आर्टिकल 88 क्या कहता है भाई? आर्टिकल याद रखो, इसका कोई जरूरी नहीं है इस वाले का, बट आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आर्टिकल 88 क्या कहता है भाई? कि कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो मिनिस्टर है, कोई भी मेंबर हो अगर वो मिनिस्टर है ना, तो उसके पास राइट है कि भाई वो क्या कर सकता है? कोई भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में क्या ले सकता है? पार्ट ले सकता है। ठीक है ना? तो वो क्या कर सकता है आपके? कैन टेक पार्ट इन स्पीकिंग, मतलब बोल सकता है इन ईदर हाउस। मतलब अगर वो लोकसभा का मेंबर है ना, तो भी क्या कर सकता है? राज्यसभा में पार्ट ले सकता है स्पीकिंग में, है ना? और अगर वो राज्यसभा का तो लोकसभा में भी पार्ट ले सकता है। ठीक है जी। इवन ज्वाइंट सीटिंग में ले सकता है, ज्वाइंट सीटिंग में भी ले सकता है। ठीक। और कोई अगर पार्लियामेंट की कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी जानते हो ना, पार्लियामेंट की भी काफी सारी कमेटी है जो क्या करती है? काम चलाती है पार्लियामेंट का। उसमें भी क्या ले सकती है? आपके पार्ट ले सकती है। बट इस केस में ये अदर हाउस में अगर पार्ट लेता है, टेक पार्ट इन अदर, जिसका वो पार्ट नहीं है, इन अदर जिसका वो पार्ट नहीं है, तो उस केस में इसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, मतलब वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। नो वोट, वोट नहीं कर सकता है। लाइक सपोज वो लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा में कोई बिल पास हो रहा है, तो वो राज्यसभा में जाके वोट नहीं कर सकता है भाई। वो सिर्फ लोकसभा में ही वोट कर सकता है। बट हाँ, वो वहां पे जो स्पीकिंग वगैरह होती है, बातचीत होती है, उसमें क्या ले सकता है? आपके पार्ट ले सकता है। ठीक है, चलिए। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। आपके वो नेचर क्या होता है एडवाइस का? आपको याद है 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया था मैंने। 42nd क्या कर दिया था? आपके बाइंडिंग कर दिया था। सॉरी, बाइंडिंग नहीं, 42nd ने आपके क्या कहा था? मैंने आपको बताया था 42nd में आपके क्या गया था, जो याद है 38 में क्या किया था? आपके इंदिरा गांधी ने हटा दिया था कि डायरेक्टली क्या कर सकता है आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो डायरेक्टली क्या कह सकता है? आपके प्रेसिडेंट को कह सकता है कि भाई तू ये काम कर। बट 42nd में फिर आया कि जो भी प्रेसिडेंट काम करेगा, इसको पीएम अकेला नहीं कहेगा, कलेक्टिवली आपका सीओएम कहेगा। कलेक्टिवली, सिर्फ पीएम नहीं कहेगा। ठीक। और 44th ने क्या कहा कि ये क्या होगा भाई? बाइंडिंग होगा। जो भी ये कहेंगे वो क्या होगा? तुझ पे बाइंडिंग होगा, तेरे को करना ही पड़ेगा। मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। याद है ना? ये सब करवाया आपको, याद है कि नहीं है? बताइए। ठीक। और साथ में क्या बोला? कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। ये जितनी भी एडवाइस है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको एडवाइस देते हैं, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? क्लियर? अब एक दो चीज और देख लो। अब एक चीज सुनो, अगर लोकसभा
इन केस लोकसभा आपका डिसोल्व हो जाए, ये डिसोल्यूशन का वैसे कहता कौन है, ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कहता है एक्चुअल में पीएम को। अगर लोकसभा डिसोल्व हो जाए तो इट डजंट मीन कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाए, सीज हो जाए। डज नॉट मीन कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं होगा, ये एग्जिस्ट फिर भी करेगा, ये अपना काम करता रहेगा, इसका ऑफिस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्या हो जाएगी, आपकी बर्खास्त हो जाएगी, ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि देखो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगी तो सिर्फ प्रेसिडेंट रह गया, फिर प्रेसिडेंट अकेला बनाएगा लॉज। अब अकेला बनाएगा वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, क्योंकि उसको एडवाइस कौन करेगा, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, है ना। क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है कि एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स होने चाहिए, यही तो पढ़ा है अपने ने आर्टिकल 74 में, है ना। आर्टिकल 74 में यही तो पढ़ा है कि भाई आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए टू एडवाइस दी प्रेसिडेंट, और अगर होगी नहीं तो भाई कौन एडवाइस देगा। तो इसलिए ये आपका ऐसा नहीं होगा कि डिसोल्व कर दिया तो ये आपके ऐसे ये भी डिसोल्व हो जाएगा, ये सीन नहीं है। ओके, अच्छा एक लाइन लिखिए भाई, एक लाइन लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ना इसका सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग ही मीनिंग क्या किया, आपका इंटरप्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट का, ये है सेटिस्फेक्शन ऑफ COM, इन इसका सेटिस्फेक्शन है। मतलब कोई भी लॉ बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये सेटिस्फेक्शन किसका होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना चाहिए, तभी क्या करेगा ये प्रेसिडेंट को आगे देगा, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, लॉ बनाएगा। ये आपके प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो रही है। ओके, लेट्स मूव इट। अब अपॉइंटमेंट देख लो, अपॉइंटमेंट मतलब कौन कैसे मिनिस्टर बन सकता है। ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, मैंने पहले बताया था आपको, बट 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको ईदर हाउस का क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक, अगर वो नहीं बनता है तो ही सीजेस टू बी ए मिनिस्टर। A minister who is a member of one house of parliament has the right to speak, to take part in the proceedings of the other house also, but he cannot vote, he can vote only in the house which he is a member। ये दोनों पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब बात आती है कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या आपकी, है ना। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अच्छा एक चीज और सुन लेना, चलो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होता है क्या, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होता है क्या, बताइए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होता है क्या। हाँ जी, नहीं होता है ना। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, बट अगर आपका पीएम चाहे तो कैन मेक डेप्यूटी पीएम, बना सकता है। ठीक है, इस अब ऐसा एक बार क्या किया था आपके 1990 में, एक बार डेप्यूटी पीएम बना दिया। ठीक है जी, अब डेप्यूटी पीएम बना दिया 1990 के अंदर, तो आपकी ये केस चला गया भाई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बोला, जो भी आपका पेटिशनर था उसने बोला कि सर ऐसी तो कोई पोस्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसे कैसे इन्होंने डेप्यूटी पीएम बना दिया, कल तो परसों जाके ये बना देंगे सेप्यूटी, रेप्यूटी, कौन सा पीएम बना के छोड़ देंगे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एक्चुअल में इसको पीएम वाली पावर नहीं मिलेगी, विल नॉट गेट पावर ऑफ पीएम। क्योंकि अगर वो पावर दी तो हम क्या कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे।
ये एक जैसे और मिनिस्टर है वैसे ही एक नॉर्मल मिनिस्टर है ना, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, वैसे एक नॉर्मल मिनिस्टर है। ही इज नॉट इक्विवेलेंट टू दी पीएम, इसलिए बोला वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तब अपन क्या कर देंगे, इसको नल कर देंगे। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, देखो तीन टाइप की क्या होती है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि भाई ये क्या होता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होता है टू दी लोकसभा। आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये क्या होता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होता है आपका टू दी लोकसभा। जो भी ये काम करेंगे, जो भी एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, सारे के सारे एक्शन किससे रेस्पॉन्सिबल होंगे, आपके लोकसभा। आप देखते होंगे जितने भी डिस्कशन होते हैं लोकसभा में होते हैं, अभी भी डिस्कशन चल रहे हैं, सेशन चल रहा है ना। तो अपोजिशन गवर्नमेंट क्वेश्चंस पूछ रही हो लोकसभा में, इनको क्या देना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है। तो ये कलेक्टिव क्या होते हैं आपके, रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू दी लोकसभा। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज देखो, अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया आपका, नो कॉन्फिडेंस मोशन और अच्छे से अपन जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये क्या होती है, एक तरीके की वोटिंग होती है आपके पार्लियामेंट के अंदर कि आपका जो प्रेजेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं है, कि मतलब आप उसको अभी भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मतलब उसको अभी भी आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि देखो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है भाई, मेजोरिटी से होती है ना। तो अगर ये वोटिंग होगी और इसको मेजोरिटी अगर नहीं मिली तो ये क्या हो जाएगी, आपको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, रिजाइन करना पड़ेगा, सीओएम को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर वोटिंग नहीं मिली, अगर मेजोरिटी नहीं मिली। समझ गए ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, रिजाइन करना पड़ेगा। चाहे आपके लोकसभा से हो ये मेंबर, चाहे आपके राज्यसभा से हो, जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर है इनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा इस चीज से, है ना। कुल मिला के भाई सरकार गिर जाती है, ऐसा समझ लो। ठीक है, कुल मिला के सरकार गिर जाती है। ओके, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको क्या कर सकते हैं, डिसोल्व भी कर सकती है। किसको बोलती है डिसोल्व करते भाई, ये प्रेसिडेंट को बोलती है। एक्चुअल में काम प्रेसिडेंट करता है बट बोलता कौन है भाई, सीएम बोलता है। ये देखो कुछ वैसा ही है कि बोल वो रहे हैं शब्द हमारे हैं, है ना। तो ऐसा ही सीन है कि बोल तो आपकी प्रेसिडेंट रहे हैं बट शब्द किसके हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जब भी डिसोल्व होता है आपका क्या होता है भाई, फ्रेश इलेक्शन होता है, फ्रेश इलेक्शन। ठीक, बट एक बार अगर आपकी ये डिसोल्व हो गई या फिर ये नो डिसोल्व में तो चलो आपकी फिर भी पावर रहती है। अगर एक बार आपकी क्या कर दिया, इसने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद में ध्यान रखना प्रेसिडेंट क्या नहीं होगा, इसका ओब्लिग नहीं होगा। ओब्लाइज मतलब प्रेसिडेंट में नॉट ओब्लाइज, ओब्लाइज मतलब अब इसकी कोई मतलब वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा ये, है ना, इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा ये। अब ये भाड़ में जाए कुछ भी करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, प्रेसिडेंट बोलता है। तो सिंपल सी बात ये है कि देखो दो चीज हो सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। उस केस में दोनों जो मेंबर्स होंगे, जो ये लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इस केस में आपका प्रेसिडेंट है वो अब ओब्लाइज नहीं रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कि इसकी बात माने। ठीक, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके डिसोल्व करने का कह देती है प्रेसिडेंट को तो आपके क्या होते हैं, फ्रेश इलेक्शन होते हैं। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर भी थोड़ी टाइम के लिए आपकी क्या रहती है, ऑफिस में रहती है, टू एड दी प्रेसिडेंट। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो एक और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग है, एक होती है भाई कैबिनेट। कैबिनेट, कैबिनेट क्या होती है, इसका छोटा फॉर्म होती है, मैंने बताया था। इसमें आपके जो मेन मेन लीडर्स है ना वो आ जाते हैं। जैसे देखो मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी है भाई, आपको रोड ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर पता नहीं क्या क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। बट कैबिनेट के अंदर आपके मेन मिनिस्टर्स आ जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया आपका, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया आपका, रेलवे मिनिस्टर हो गया आपका, जैसे, है ना। तो मेन मिनिस्टर आते हैं इसके अंदर, मेन मिनिस्टर्स। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या आते हैं आपके, मेन जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो आते हैं। ओके, अगर इनका जो मत है, ओपिनियन है, ये डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है
तो भी इनको क्या करना पड़ेगा, सिंगल डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी तो ये कलेक्टिवली चलते हैं, सिंगल डिसीजन। अगर किसी ने नाटक किया ना तो ये पीएम क्या बोलेगा भाई उसको कि रिजाइन कर दे, क्या बोलेगा, रिजाइन कर दे, तू निकल, तू कहाँ, तेरा काम ही नहीं है यहाँ पे, किसने वो अपॉइंट किया तेरे को, तू निकल यहीं से। तो ये सीन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबकी भाई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। देखो सबके अपने अपने काम है। अब जैसे डिफेंस वाला है, जैसे अभी अग्निवीर चल रहा था, तो उसका जवाब किसको देना पड़ता है, पूरी सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ आपकी कौन दे रहे हैं, राजनाथ जी दे रहे हैं, है ना। तो राजनाथ को क्या देना पड़ रहा है, आपकी जवाब देना पड़ रहा है वहां पे लोकसभा में। तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कलेक्टिव तो है ही है, आपकी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ओके। अब इसको देखो दो तरीके से आपके रिमूव किया जा सकता है, एक ही तरीके से, सॉरी, दो से कर सकते हैं। एक तो क्या कर दे, सेल्फ रिजाइन कर दे, आपका मत नहीं मिल रहा है, या फिर ये पीएम क्या कहेगा इसको, या तो हटा देगा या फिर आस्क हिम, ये एडवाइस देगा, अगेन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, खुद नहीं करेगा। ठीक है ना, खुद नहीं करेगा। नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा क्या भाई, नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो एक चीज बताता हूं, जैसे आपके ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश में कोई भी डिसीजन लिया जाता है ऑन द नेम ऑफ किंग लिया जाता है, अपने इंडिया में किसके नाम पे लिया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है ना, प्रेसिडेंट के नाम पे डिसीजन लिया जाता है। अब किंग के नाम पे लिया जाता है ना, तो आपके जो मिनिस्टर होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, इस पेपर पे क्या करते हैं, साइन करते हैं, काउंटर साइन करते हैं। अपने क्या करते हैं, आपके मिनिस्टर साइन नहीं करते हैं। ठीक, ये क्या नहीं करते हैं, साइन नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी, अब जो लॉ ऑर्डर आपने पास किया है, जो भी ऑर्डर आपने पास किया है, अगर ये ऑर्डर आपका अगेंस्ट लॉ है, कोई भी लॉ के अगेंस्ट है, तो ये एक्शन किस पे लिया जाएगा भाई, इस पे एक्शन लिया जा सकता है आपका। बट यहां पे अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है जो अगेंस्ट एनी लॉ है, इसमें आपके यहां पे इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, नो एक्शन। समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कुछ भी कर रहा है इस पे लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पे क्या आपका लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यही डिफरेंस है। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं भाई, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या होते हैं। देखो तीन कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरीज होती है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आइडिया दिया था। एक होती है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एक होती है आपकी डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा होती है जो ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसका नाम क्या है भाई, इसका है पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस मेनली क्या है भाई, रैंक्स, एमिलमेंट्स, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का है ना, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होती है, हेड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का क्या होता है, ग्रुप होता है, सबको ही पता है ये तो। ठीक, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं, ये अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स और गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट। ये ना इधर क्या करते हैं, ये जो आपके मिनिस्टर्स हैं, है ना, कैबिनेट वाले, या तो इनके अंडर काम करते हैं, इनके अंडर काम करते हैं। ठीक, या फिर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनके अंडर काम नहीं करते हैं, इनके बाहर होते हैं, और इनको कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाती है, छोटी छोटी मिनिस्ट्री चाहे आपकी, वो दे दी जाती है। ठीक है ना, उनको कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब ये अंडर काम करते हैं, दे आर नॉट मेंबर ऑफ इट, दे आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट। इट डजेंट मीन कि वो कैबिनेट के मेंबर हो गए, कैबिनेट का मेंबर मतलब है आपके जो टॉप लीडर है ना, वही है सिर्फ। ठीक है ना। एंड थर्ड आता है आपका भाई डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इनको ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, इनको इंडिपेंडेंट दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, दे आर रेदर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स, इधर ये क्या करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करेंगे, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दोनों में से जो ऊपर पड़े ना उनके अंडर काम करेंगे। समझ गए ना।
तो ये भी देखो आपके मेंबर्स नहीं है कैबिनेट के, क्योंकि देखो अंडर काम कर रहे हैं क्या। ठीक। और लास्ट मैंने बताया था आपको क्या है, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्रीज सेक्रेटरीज। ठीक। आप बोल सकते हो ये लास्ट कैटेगरी है आपकी सीओएम की। जो बाकी के बच गए ना भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, उसमें ये आ जाएंगे। ठीक है ना। इनके अंडर ध्यान रखना आपकी कोई भी आपका क्या नहीं होता है, डिपार्टमेंट नहीं होता है, हैव नो डिपार्टमेंट। जैसे ऊपर सबके पास क्या था, कोई ना कोई डिपार्टमेंट था, इनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता है। ठीक। ये क्या करते हैं आपके, अगेन असिस्ट का ही काम करते हैं। असिस्ट किसको करते हैं, ये सीनियर मिनिस्टर्स को करते हैं। ठीक है ना, सीनियर मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। अब दोनों में एक बार डिफरेंस देख लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है, कैबिनेट में क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक। ये देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आपकी वाइडर बॉडी है, क्योंकि यार इसी के अंडर क्या आ जाता है, कैबिनेट आ जाता है। इट इज ए स्मॉलर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर्स, है ना। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, 60 to 70 मिनिस्टर्स होती है। ठीक। ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर इसके अंडर आ जाते हैं, है ना। जबकि इसके अंदर इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली। इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शंस, इसका कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा, कलेक्टिव फंक्शन नहीं है, मतलब ये एक साथ कभी नहीं मिलते हैं, डू नॉट मीट टुगेदर, एक साथ नहीं मिलते हैं भाई, है ना। अलग अलग मिल सकते हैं, जबकि इनका क्या होता है भाई, इनका कलेक्टिव होता है। ये आपने देखा होगा हर थोड़े दिन में क्या करते हैं, आपके वापस मिलते हैं। हर थोड़े दिन में क्या करते हैं, जनरली हर एक वीक में आपके क्या करते हैं, ये साथ में मिलते हैं, ताकि क्या कर सके, एक साथ कुछ अच्छा डिसीजन ले सके। ठीक है ना। फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। इसके जो फंक्शन होंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, कि कैसे कौन क्या फंक्शन करेगा, कैबिनेट डिसाइड करता है। कौन करता है भाई, कैबिनेट करता है। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के क्या होता है भाई, आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नहीं नहीं, इक्विवेलेंट नहीं होती है, सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है आपका, इक्विवेलेंट नहीं होती है भाई। द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय मेकिंग पॉलिसी डिसीजन दैट आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स। ये क्या करते हैं, आपकी पॉलिसी बनाती है जो हर मिनिस्टर के ऊपर क्या होती है, आपकी लागू होती है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखो डायरेक्ट करती है, और उसके ऊपर क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है। द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, तो ये भी क्या हो गए आपकी, उसका डायरेक्टली क्या हो गए, रेस्पॉन्सिबल हो गए। यहां तक बताइए, सबको चीजें क्लियर है। कुल मिला के ऐसे समझ लो, मेन पावर भाई सारी इसके पास है, और इसके पास क्या है, थ्योरेटिकल पावर है, मतलब थ्योरी में पावर है। इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। बताइए जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड आपके। अपन ने आर्टिकल पढ़े ना अभी तक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे थे, 74 हो गया, 75 हो गया, है ना। तो ये क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है भाई, मेंशन्ड है। ठीक है ना। और अपन ने लिया कहां से है ये, अगेन वहीं से लिया, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से लिया ये। जबकि ये जो कैबिनेट है ना, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन।
नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाई मेंशन नहीं है इसका। ठीक है, ये आपका इंसर्ट किया गया था 44th CAA से 1978। इसका जो मेजर मेंशन मिलेगा ना, ये आपको आर्टिकल 352 में मिलेगा। इस आर्टिकल की ये इमरजेंसी लगी थी ना, उसी टाइम क्या हुआ था, ये बनाया गया था कि आपकी एक ऐसी कैबिनेट भी होनी चाहिए जो क्या करेगी, बाइंडिंग होगी ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो। ओके जी, ऑब्वियसली आती है, दो दो क्वेश्चन आएंगे और यही आते हैं, अमेंडमेंट वगैरह हो गए आपके, और तो क्या ही पूछेगा वो, है ना, और तो क्या ही पूछेगा। ठीक। अब एक चीज देखो, रोल ऑफ कैबिनेट क्या है भाई, कैबिनेट का काम क्या है। वैसे तो देखो, आपको ऊपर वाले डिफरेंस से समझ में आ गया होगा, ये आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी बोल लो, बॉडी बोल लो। ठीक है, ये चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है। ठीक है जी, जितने भी चीफ काम है ना, यही करती है भाई। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि सारा देखो पावर इसके अंदर ही है, सारा पावर, है ना। आपके बोल सकते हो कि क्या आपकी चीफ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, चीफ कोऑर्डिनेटर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है ना, एडवाइजरी बॉडी भी बोल सकते हो आप किस पे, प्रेसिडेंट पे। किसके ऊपर है, प्रेसिडेंट पे। ठीक है, जितनी भी आपकी इमरजेंसी लगती है, कुछ भी हो देश के अंदर, मेन आपका यही काम करता है। इवन फॉरेन पॉलिसी भी यही फॉर्मुलेट करती है, सारे जितने भी है यार, इंपॉर्टेंट काम इसी के हैं। ठीक है ना, कुल मिला के। अब एक होता है भाई किचन कैबिनेट। पहली बात तो इसका नो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ये आपका बस एक कॉन्सेप्ट बना लिया यार। देखो किचन कैबिनेट क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। कैबिनेट अभी आपने पढ़ा कि मेजर मेजर क्या होते हैं, उसके अंदर आपके लीडर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया आपका, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, है ना। अब किचन कैबिनेट क्या होता है, आपने देखा होगा पीएम क्या रहता है, आपके 3-4 मिनिस्टर से ज्यादा चिपका रहता है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल जैसे मैंने दिया, होम मिनिस्टर हो गया आपका, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, है ना, डिफेंस मिनिस्टर आपके, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, और आपके जैसे एक और जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गया। इन 4 मिनिस्टर से क्या रहता है, आपके ज्यादा चिपका रहता है। इन 4 से क्या रहता है भाई, ज्यादा चिपका रहता है। और इन्हीं 4 के ऊपर सबसे ज्यादा क्या करता है, आपका डिसीजन ये क्या करता है, दबाव डालता है, कि मतलब दबाव इन द सेंस, मतलब कि इन्हीं के 4 के डिसीजन पे क्या करता है, पीएम का डिसीजन क्या करता है, आपका डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन होने वाला है। तो ये क्या होती है, आपकी एक स्मॉलर बॉडी है देन कैबिनेट। इसी को क्या कहते हैं अपन, किचन कैबिनेट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, किचन कैबिनेट कहते हैं। इसके अंदर मेंबर ध्यान रखना 2 से 4 होते हैं, बस इतना ध्यान रख लो, और कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, क्योंकि मैक्सिमम है ना, इसका इन्फ्लुएंस बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, इससे पहले आपको ये यूएसए और उसके ब्रिटेन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ओके जी, अब चलिए, आपका 2-3 पेज, 2 पेज का और बचा है चैप्टर, दैट इज कैबिनेट कमिटीज। ये और देख लो। ठीक, अब कैबिनेट कमिटीज देखो क्या होती है। कैबिनेट कमिटीज आपकी वो कमिटीज है जो क्या करती है, आपकी प्रोसीडिंग्स को चलाती है, मतलब वर्किंग को पूरा संभालती है। ठीक है ना, ये आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, कि नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन इनका कोई मेंशन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी मेंशन नहीं है। ठीक, इनको स्टेब्लिश किसने किया, आपके रूल्स ऑफ बिजनेस ने क्या किया, आपके स्टेब्लिश किया है। ये आपकी एक पार्लियामेंट्री बॉडी है।
ठीक है ना। ये पार्लियामेंट के एक रूल ऑफ बिजनेस क्या है, आप ऐसे समझ लो, एक किताब है उसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उसी ने क्या किया, इसको एस्टेब्लिश किया। ऐसे बोल सकते हो रूल ऑफ बिजनेस आपका पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। तो उसमें आपका इनका क्या है, मेंशन है, तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। ये आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैंडिंग और एक होती है आपकी एड एचओसी, ठीक। ये जो स्टैंडिंग होती है ना, ये क्या होती है, आपकी परमानेंट बॉडी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर साल आपकी बनती है, ये हमेशा परमानेंट रहती है। जबकि ये जो आपकी एड एचओसी है ना, ये आपकी टेम्पररी बॉडी होती है, मतलब हर बार बनाई जाती है ये आपकी। ओके जी। जितनी भी कमिटीज है ना, मोस्टली 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 जो कमिटीज है उसका जो लीडर होगा ना, ये कौन होगा आपका, अगेन प्राइम मिनिस्टर होगा, मतलब यही हेड करेगा, यही चेयरमैन होगा। ओके। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इन दो कमिटी का जो लीडर है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ध्यान रखना। ओके जी। नेक्स्ट देखो मेंबरशिप। हर कमेटी के अंदर आपको मेंबर कितने मिलेंगे, 3 से 8 मिलेंगे। ये क्या करते हैं, आपके डिसीजन को फॉर्मुलेट करते हैं, कि आपकी पॉलिसी वगैरह होगी उनको क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब डिसीजन लेते हैं, ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। अब देखो कैबिनेट पे भाई बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा अगर वो अकेले काम करेगी, तो उनसे वही वर्कलोड हटाने के लिए क्या किया गया है, इनको बनाया गया है, ठीक। includes not only ministers in charge of subjects covered by them but also senior ministers as well। अब देखो मान लो कोई कमेटी है रिगार्डिंग फाइनेंस है, अब तो ऐसा नहीं है कि जो आपके फाइनेंस के जो मिनिस्टर्स है उनको इंक्लूड करेगा, इवन जो सीनियर मिनिस्टर्स है ना उनको भी क्या करेगा, ये इंक्लूड करेगा इन द मेंबरशिप। ओके, नेक्स्ट देखिए। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, इनको सेटअप कौन करता है, सेटअप कौन करता है, सेटअप भाई पीएम करता है, भाई पीएम, ठीक है ना। इनको सेटअप कौन करता है, आपके पीएम करता है। ओके। जनरली इनके अंदर ना आपको जनरली जो मेंबर्स मैंने आपको कही 3 से 8 है, ये जनरली मेंबर्स आपको कौन मिलेंगे, मिनिस्टर्स मिलेंगे ऑफ कैबिनेट, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट, जनरली बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है हर बार वैसा, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, बट नॉन कैबिनेट वाले भी हो सकते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और मेंबर। ठीक है जी। ओके। अभी देखो मैं आपको कुछ कमिटीज बताता हूं, इनके लीडर ध्यान रखना भाई। मैंने क्या कहा, मोस्टली आपके क्या करता है भाई, पीएम करता है, बट जो आपकी होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी क्या करते हैं, आपके चेयर कर सकते हैं। देखो एक तो पीएम करता है आपके चेयर, चेयर की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम यही करते हैं। आपके एफएम भी कर सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी कर सकता है, और आपके एचएम भी कर सकता है, मतलब होम मिनिस्टर भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए जी। अभी देखिए ये कमिटीज आपको लर्न होनी चाहिए यार, एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि अभी आपकी कितनी टोटल कमिटीज है, कैबिनेट कमिटीज टोटल कितनी। देखो इनिशियल में 1994 में ना आपकी 13 थी, इनिशियल में, ठीक है। फिर क्या कर दी गई, 2013 आया, 2013 में इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, आपके 10 कर दिया गया। और अभी जब मैं प्रेजेंट की बात करूं 2019 से, आपकी कमिटीज कितनी है, 8 है। ये 8 कमिटीज आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन सी कमिटी है। एक तो आपकी कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑन द कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये कमिटीज के नाम थोड़े ध्यान रखना यार, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके। कंपोजिशन ऑफ कैबिनेट कमिटी, कंपोजिशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपोजिशन ध्यान रखना। देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8, बता चुका हूं मैं। दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, यूजुअली, ठीक है ना। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज मेंबर्स। Apart from the minister in charge of the subjects covered, other senior minister can also be included as members, ये भी बता चुका हूँ। Such committees are usually chaired by PM, जनरली PM के द्वारा, बाकी आपके FM और वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, FM और वो भी कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ कैबिनेट कमिटी, अब देखो फंक्शन क्या क्या है।
द पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी डील्स विथ ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है जी। द इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक स्फीयर्स। कुल मिला के देखो यार, जिसमें जो नाम लिखा है वो उसी चीज से करेगा। अब देखो पॉलिटिकल अफेयर्स है तो ये किससे करेगा, फॉरेन अफेयर्स से करेगा। इकोनॉमिक अफेयर्स है तो ये इकोनॉमिक वाली चीजों से करेगा। अपॉइंटमेंट कमिटी डिसाइड्स ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट। जितने भी आपके इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट होते हैं ना, चाहे यूपीएससी के हो किसी के भी हो, वो अपॉइंटमेंट आपकी यही सिलेक्ट करती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के प्रोग्रेस के बाद में देखती है। ये चार कमेटी का ध्यान रखना। ठीक है जी। अब ये जो आपको फर्स्ट थ्री कमेटी दिख रही है ना, ये जो तीन कमेटी दिख रहे हैं, इनका ध्यान रखना। आपका पीएम क्या है भाई, लीडर है, मतलब चेयरमैन है। ठीक। और ये जो लास्ट वाली है ना, इसका कौन होता है भाई, एचएम होता है, होम मिनिस्टर। ठीक है ना। इनमें से जो आपकी सबसे स्ट्रोंग है ना, सबसे स्ट्रोंग कमेटी ये वाली है, मोस्ट स्ट्रोंग, मोस्ट पावरफुल। इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा भाई, अभी तक पूछा नहीं है ये। ठीक है ना। एंड इसी के साथ क्या होता है भाई, आपका क्लास खत्म होता है। वैसे एक कंसेप्ट और रहता है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसको बोलते हैं अपन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। ये अगेन एक आपकी एड एचओसी कमिटी है ना। ये क्या आपकी एड एचओसी कमिटी है, मतलब टेम्पररी है, जो नाउ वे डेज आपके बनाते हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो इसको इग्नोर करो। तो इसी के साथ होती है भाई क्लास कंप्लीट। ठीक है ना। तो ये चीज़ें एक बार लर्न कर लेना वापस। ओके। लर्न कर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। एंड नोट्स बनाते चलना, नोट्स को मत छोड़ना भाई। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा आपका पार्लियामेंट, तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। फिर आपका आएगा स्टेट लेजिस्लेचर, मोस्ट प्रोबेबली। उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनमें रिवीजन होने वाला है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। वही चीज़ें आपको रिकॉल करवाऊंगा, कुछ डिफरेंस होगा वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा पार्लियामेंट, ये पूरी पॉलिटी की बैकबोन है, इसको ध्यान से समझना। इसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें रिकॉल भी हो जाएगी, आपको पता है। जैसे आपके ये प्रेसिडेंट है, ये रिकॉल हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके अंदर भी आएगा, देखना वापस। में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे उसके अंदर वापस रिपीट होंगे आपके। तो मज़ा आएगा पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट कैसे चलता है, क्या चलता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है। आज ज्योग्राफी की क्लास कंफर्म होगी भाई, उसी टाइम होगी। ठीक है ना। मेरा 9 को है, सेकंड शिफ्ट। ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके। थैंक यू। जय हिंद।